नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं मनोज श्रीवास्तव हूं। आप देख रहे हैं राज संग्राम। राज संग्राम में आज चर्चा रियासत की सियासत पर। बात जब होती है पौराणिक कथाओं की, तब भी सबसे पहले हमारे जहन में रामायण और महाभारत का जिक्र आता है। रामायण में जहां पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए एक पुत्र ने सत्ता सुख त्याग दिया, वनवास को स्वीकार किया, वहीं महाभारत में एक पिता ने अपने पुत्र को सत्ता सुख दिलाने और सिंहासन पर बैठाने के लिए अपने परिवार और राज्य को तहस नहस कर दिया। और ताज़ा हालातों में भी यह सियासी प्रेम आसानी से देखा जा सकता है, फिर चाहे वो देश की बात हो या प्रदेश की या फिर अन्य क्षेत्र की। इस सियासी प्रेम के चक्कर में चाहे पार्टी को नुकसान हो या क्षेत्र का, आवाम का, सियासतदानों के लिए सत्ता सुख ही सर्वोपरि है। और आज की राजनीति में रियासत और परिवारवाद की बात करें तो दोनों बड़ी पार्टियां, खास करके कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे वो और अन्य पार्टियां जो धीरे धीरे बड़ा स्वरूप हासिल कर रही हैं, उनमें ये प्रेम आसानी से नजर आता है। तो हम इस मसले पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। राज संग्राम में देखिए रियासत पर सियासत। राजस्थान में रियासतों पर सियासत एक बार फिर तेज है, भारी है। आजादी के 66 साल बाद भी राजनीतिक दलों को जीत के लिए रियासती अंदाज में पले बढ़े राजा महाराजाओं की याद कुछ इस तरह आती है कि टिकट की दौड़ में पिछड़े साधारण कार्यकर्ता ठगा सा महसूस करते हैं। बीजेपी के पीएम इन वेटिंग नरेंद्र मोदी के सामने जयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य दिया कुमारी ने जब बीजेपी की सदस्यता ली, उसी दिन तय हो गया था कि बीजेपी इस बार भी जीत के लिए रियासतों की शरण में जाएगी। बीजेपी ने जयपुर की पूर्व रियासत वाले सवाई माधोपुर से कुमारी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने राजस्थान की कई सीटों पर जीत के लिए राजघरानों का सहारा लिया है। आइए अब आपको दिखाते हैं सियासत से जुड़े राजघराने के कुछ ऐसे ही लोगों के नाम। बीकानेर राज परिवार के सदस्य नरपत सिंह राजवी को जयपुर के विद्याधर सीट से उतारा गया है। बीकानेर राज परिवार की पूर्व राजकुमारी और सिद्धि कुमारी फिर बीकानेर पूर्व से उम्मीदवार बनी है। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ सीट से बिजोलिया राज परिवार की कीर्ति कुमारी को मैदान में उतारा गया है। करौली सीट से करौली की पूर्व महारानी और मौजूदा विधायक रोहिणी कुमारी को टिकट दिया गया है। जयपुर के करीब शाहपुरा राज परिवार के प्रमुख राव राजेंद्र सिंह को फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। नागौर जिले के खीवसर रियासत के मुखिया गजेंद्र सिंह को जोधपुर जिले की लोहावट सीट से उतारा गया है। पाली जिले की बाली सीट से विधायक और बीजापुर राज परिवार के पुष्पेंद्र सिंह को चौथी बार उम्मीदवार बनाया गया है। धौलपुर की पूर्व महारानी और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे फिर से झालावाड़ सीट से प्रत्याशी बनाई गई हैं। रियासतों के इर्द गिर्द बीजेपी की सियासत कुछ इस तरह से हो गई है कि बीजेपी का साधारण कार्यकर्ता टिकट में पिछड़ने के बाद खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। हालांकि पार्टी के नेताओं को इसमें कुछ भी बुरा नजर नहीं आ रहा है। राजघराना पुराने समय तक अपने देश में रहा है, इसलिए राजघराने के जो लोग हैं उनके प्रति जनता में आकर्षण है, उनकी लोकप्रियता है। तो लोकप्रियता है ना, वो लोकप्रियता किसी कारण से भी हो सकती है। किसी भी कारण से अगर लोकप्रियता है, जनता में उसका स्थान है, जनता उसको जानती है, जनता उसको चाहती है, तो स्वाभाविक है जीतने के लिए टिकट पार्टी देगी। धौलपुर राज परिवार की पूर्व महारानी और बीजेपी की सीएम इन वेटिंग वसुंधरा राजे की वजह से बीजेपी तो रियासतों के आगे डांस इन डेमोक्रेसी वाले अंदाज में है। और कांग्रेस ने भी बीजेपी के इस ब्रह्मास्त्र से निपटने के लिए राजघरानों की शरण ले ली है। श्रीपाल शक्तावत, पर्ल्स मीडिया, जयपुर। तो रियासत की सियासत की बानगी एक नजरिए में आपके सामने रखी गई है। हम इस डिबेट में आगे बढ़ेंगे और पार्टियों की भी चर्चा करेंगे, लेकिन जरा आपको हम बताते चलें कि हमारे साथ पैनल में कौन से खास मेहमान आज शामिल हो रहे हैं और उनसे हम इस डिबेट में आगे बढ़ेंगे, इस मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजीव मिश्रा जी हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से, स्वागत है आपका। और हमारे साथ अनिल वशिष्ठ जी हैं, कांग्रेस की तरफ से। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। आप दोनों से इस मसले पर हम चर्चा के दौर में आगे बढ़ेंगे। हमारे कुछ और मेहमान भी हमारे साथ आगे जुड़ सकते हैं इस मसले पर, हम उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि वो शायद आ रहे हैं, स्टूडियो तक पहुंचने में थोड़ा विलंब है। लेकिन इससे पहले जरा एक और नजरिया पार्टी के लेवल पर ही हम रखेंगे रियासत के सियासत को लेकर के। और बीजेपी ही सिर्फ इसमें आगे नहीं है, कांग्रेस ने भी इस हथियार को चुनावी मैदान में आजमाया है। कांग्रेस ने भी आम कार्यकर्ताओं की जगह रियासतों पर भरोसा किया और राजघराने से जुड़े कई लोगों को चुनावी समर में उतार दिया।
कांग्रेस का दावा है कि उसका हाथ आम आदमी के साथ है, लेकिन राजस्थान में ये दावा झूठा साबित हो जाता है। वजह है पार्टी का सियासत में रियासतों को तवज्जो देना। कांग्रेस भी बीजेपी की तर्ज पर ही राजघराने से जुड़े कई लोगों को चुनाव मैदान में उतार रही है। कांग्रेस ने भरतपुर राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद विश्वेंद्र सिंह को टिकट दिया है। एक बार फिर पार्टी ने कुम्हेर सीट से बीजेपी के दिगंबर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। कोटा जिले के कुंदनपुर राज परिवार के कबीना मंत्री भरत सिंह को सांगोदा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया है। अलवर जिले की तिजारा सीट से मौजूदा कबीना मंत्री इमामुद्दीन अहमद उर्फ दुर्रू मियां को भी टिकट दिया गया है। जीत के लिए बीजेपी तो पहले से ही रियासतों के साथ खड़ी थी, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने भी 3 लोकसभा सीटों पर राज परिवार से जुड़े उम्मीदवारों को खड़ा किया और जीत भी दर्ज की। कांग्रेस के टिकट पर अलवर रियासत के सर्वे सर्वा जितेंद्र सिंह केंद्र में युवा और खेल मामलों के राज्य मंत्री हैं। जोधपुर राज परिवार की पूर्व राजकुमारी चंद्रेश कुमारी कटोच भी जोधपुर से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय मंत्री हैं। कोटा से लोकसभा चुनाव जीते कोटा राज परिवार के पूर्व राजकुमार इजेरीत सिंह भी कांग्रेस संसदीय दल के सचेतक हैं। साफ है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट में भी आम की जगह काफी खास नामों को जगह दी गई है। हालांकि ये कड़वा सच छिपाने के लिए कांग्रेस नेता सारा दोष विपक्षी दल बीजेपी पर मढ़ रहे हैं कि नेता महारानी होगी, वो राज परिवार वालों को ही तो टिकट देते समय ढूंढेगी जिनके नेता वसुंधरा राजे हैं। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की जो सोच और विचारधारा है वो सामंतों के पक्ष की है और पूंजीपतियों के पक्ष की है। कहावत है कि जंग में सब जायज है, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस भी आम आदमी की जगह रियासतों को अहमियत दे रही है। लेकिन ये भी सच है कि अगर पार्टी ऐसे ही चुनाव जीतने के लिए रियासतों की शरण लेगी तो आने वाले वक्त में आम आदमी का टिकट पाने का सपना महज सपना बनकर ही रह जाएगा। जसवंत सिंह और मुकेश राजपूत के साथ श्रीपाल शक्तावत, पल्स मीडिया, जयपुर। तो रियासत की सियासत की तस्वीर सामने है और यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आम कार्यकर्ता अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। क्या उनमें भरोसा नहीं है पार्टी को? क्या उन्हें आगे बढ़ाने को लेकर कोई नीति नहीं है, कोई दिशा निर्देश नहीं जारी किया जा सकता है? ये तमाम मसले अपने आप में सवाल खड़े करते हैं कि आखिर आम आवाम के बीच रहने वाला व्यक्ति क्या केवल रियासत से आने वाला शख्स ही होगा या उनके बीच का एक आम आदमी भी हो सकता है? हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, हरदीप सिंह जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं। हरदीप जी, बहुत स्वागत है आपका, हमारे पैनल में आप भी शामिल हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस डिबेट की कि रियासत की यह सियासत कहां तक जाएगी और आखिर आम आवाम के बीच के किसी एक आम कार्यकर्ता पर भरोसा भला क्यों नहीं हो पाता है, बड़ी पार्टियों को और रियासत से ताल्लुक रखने वाली पार्टियों को? सबसे पहले इस डिबेट में आगे बढ़ें तो अनिल जी, आप ही के पास आना चाहूंगा मैं। क्यों यह रियासत की सियासत खत्म नहीं होती है, या अगर खत्म ना हो उससे कोई सवाल नहीं है, बहुत ज्यादा एतराज नहीं है उससे ज्यादा, लेकिन आम आदमी को भी क्यों नहीं इसी तरीके की अहमियत मिल पाती है पार्टियों की तरफ से? देखिए श्रीवास्तव जी, मैं कहना चाहूँगा अभी हाल ही में दिल्ली में चुनाव की जो 2013 चुनाव है उसके अंदर टिकटों की कांग्रेस की घोषणा हुई है, और उसके अंदर यदि आप देखें तो कुछ एक अपवादों को यदि छोड़ दें तो कार्यकर्ता को टिकट मिला है, चाहे वो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को टिकट मिला है। लेकिन अपवाद मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, या और जो दूसरी पार्टियां हैं उनके अंदर भी अपवाद है। रास्ता आपने निकाल लिया, लेकिन कि अगर हमारे पार्टी में है तो दूसरी पार्टियों में भी है। हरदीप जी, क्या आप इसको सही मानते हैं कि रियासत की सियासत चलती रहे आगे, आम कार्यकर्ता को भी मौका मिलना चाहिए, ये होना चाहिए आगे, इसको भी बढ़ावा मिलना चाहिए? आप एक चीज को समझिए, आज के दिन में रियासत या ब्लू ब्लड अगर हम कहें, मेरे हिसाब से ये टर्मिनोलॉजी ही एग्जिस्ट नहीं करती। ये चीज़ आप रियासत का अगर कोई वंशज है या उस रियासत को कोई बिलोंग करता है तो वो शायद किसी के लिए एक गाली नहीं होना चाहिए। अगर हम बीजेपी की बात करें, आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, जो भी आदमी आज टिकट का क्लेमेंट है या टिकट लेकर के मैदान में उतरा है या उतर रहा है, आप उसके इतिहास तो देखें, कौन सा हमारा आदमी है। या किसी, अगर आप बात करते हैं नेता पुत्र की, आप बात करते हैं किसी XYZ की बात करते हैं, हमारा कोई भी कार्यकर्ता है वो मंडल से उठ करके आ रहा है, पैराशूट नहीं हो रहे। आप अगर कांग्रेस की बात करें और हमारे साथ कंपैरिजन में लेकर के अगर आप आते हैं, मैं उस चीज को किसी आर्गुमेंट में नहीं लेता। आप राहुल गांधी की बात करें, उनको पार्टी सीधा लेकर के आती है राष्ट्रीय महासचिव के रूप पर।
सचिन पायलट को लेकर के आती है सीधा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप पर। उसके अलावा मैं आपको 20-25 एग्जाम्पल और दे दूंगा जिनको सीधा उठा करके पैराशूट किया जाता है। हमारे अगर आप वसुंधरा जी की भी बात करें, जिनकी एक बहुत अच्छी एक लीनिएज है, फॉर्चुनेटली हम कहेंगे, क्या उन्होंने कहाँ राजनीति की अगर शुरुआत करी, या राजमाता की अगर हम बात करें जो वसुंधरा जी के मदर थे, क्या उनकी राजनीतिक इतिहास को आप नहीं देखते? किस तरीके से उन्होंने कहां से शुरू किया बीजेपी के साथ या संघ परिवार के साथ अपना एसोसिएशन। देखिए, राज परिवार या रियासत, ये चीजें आज के दिन में नॉन एग्जिस्टेंट है जी। ये टर्मिनोलॉजी एग्जिस्ट ही नहीं करती। और मैं चैलेंज दे सकता हूं और मैं क्लेम चैलेंज कर रहा हूं कि बीजेपी में कोई भी आदमी मात्र अपनी लीनिएज के कारण कामयाब नहीं हो सकता जी। यानी नॉन एग्जिस्टिंग है, आप ये कहते हैं इस तरह की स्थितियां, 100% और non-existing इसीलिए इस term है पर जी आज के डिबेट दिन भी आप नहीं करते, इसीलिए आप इस पर रिएक्ट भी नहीं करते हैं, इसीलिए आप इस मसले पर कभी बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि ये नॉन एग्जिस्टिंग रहे मामला अगर, तो शायद आप लोगों को इसका ज्यादा अच्छा फायदा मिल पाता है, आसानी से इसका आप फायदा उठा पाते हैं। आपके पास आऊंगा मैं फिर से। राजीव जी, नए तरीके से सियासत में आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या रियासत की सियासत को भी आप आगे आने वाले समय में अपनी पार्टी के दायरे में देखना चाहेंगे? जी, हमारी अपनी पार्टी में किसी भी व्यक्ति को एक पद और उसके परिवार को दूसरा पद नहीं दे सकते। तो कोई भी परिवार के दो सदस्य 2 पदों पे नहीं हो सकते किसी भी समय पे। तो ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी अरेंजमेंट है। पर रही बात रजवाड़ों की, तो मुझे खेद होता है कि हमारे संविधान के निर्माताओं ने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि ये लोकतांत्रिक और जनतांत्रिक मूल्यों पे बनाया गया संविधान कभी ये दिन देखेगा कि 65 साल बाद भी राजा लोगों को ही टिकट मिलता है और इस तरह के लोगों को पहले टिकट दिया जाता है। और जो उनकी सोच ज़रूर रही थी कि इसमें जनता शामिल होगी, सत्ता में कभी जनता का हिस्सा होगा, वो ऐसा देखने में नहीं मिल रहा। और दोनों ही पार्टियां और बाकी पार्टियां भी, मैं कहूँगा, वो भी इतनी ही जिम्मेवार हैं इस बात की। ये थोड़ी सोच बदलनी होगी सबको। ठीक है, हम इस डिबेट में आगे बढ़ेंगे। कुछ और पहलू भी सामने आए हैं इस दौरान, इस चर्चा के को लेकर के। दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी सरगर्मियां हैं और नेता अपने बच्चों को टिकट दिलाने में कामयाब भी रहे हैं, फिर वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों में नेताओं के बच्चों को टिकट दिए गए हैं। और इस सूची में कांग्रेस नेता महाबल मिश्रा के बेटे विनय मिश्रा हैं, सज्जन कुमार के बेटे हैं जगप्रवेश वर्मा जी हैं, इसके अलावा अजय मल्होत्रा हैं, ओपी बब्बर के बेटे राजीव बब्बर हैं, साहिब सिंह वर्मा के बेटे भी हैं इसमें, प्रवेश वर्मा है इसमें, और उन सबको टिकट मिला है। साथ ही राजनीति में विरासत और इस वंशवाद पर कांग्रेस नेता महाबल मिश्रा भी अपनी कुछ राय रखते हैं, लेकिन क्या वो बचाव की राय है या वो हक इसके हक में राय है, ये समझने की कोशिश की है हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने। दिल्ली विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी की पूरी सूची जारी हो गई है। खास बात यह है कि इस बार कांग्रेस के 2 कद्दावर नेता अपने बेटे को टिकट दिलाने में कामयाब रहे हैं। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सांसद महाबल जी हैं। सर, टिकट मिलने में कामयाबी हासिल हुई, वो अलग बात है कि आप मांग द्वारका से रहे थे लेकिन पालम से मिली है। देखिए, ये कार्यकर्ता है, विनय मिश्रा मेरा बेटा निश्चित तौर पर है, लेकिन वो पिछले 10 वर्ष से क्षेत्र में कार्यकर्ता के रूप में काम किया और पिछले 2 वर्ष पहले, 2.5 वर्ष जो पहले यूथ का दिल्ली प्रदेश का चुनाव हुआ था, उसमें जनरल सेक्रेटरी चुन के आए थे और आज तक क्षेत्र में वो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। कार्यकर्ता के रूप में पहचान उनकी हुई है और कांग्रेस पार्टी विश्वास व्यक्त किया है, तो निश्चित तौर पर कामयाबी मिलेगी। सर, कितना सही मानते हैं आप इस चीज़ को? अगर कोई राजनीतिक है वो अपने बेटे को टिकट दिलवा रहा है तो इसे कितना ठीक मानते हैं? देखिए, यदि राजनीति का बेटा कोई नौकरी कर रहा हो, कोई डॉक्टर हो, नौकरी कर रहा हो, आवे तब जो पिछले 10 वर्ष से कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, जो कांग्रेस मैन के रूप में काम किया है, तो क्या वकील का बेटा वकील, पत्रकार का बेटा पत्रकार, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, जज का बेटा डॉक्टर बन सकता है। तो कार्यकर्ता कांग्रेस का जो एमपी है उसका बेटा कार्यकर्ता क्यों नहीं बन सकता? तो ये तो ट्रेडिशनल आपके पारिवारिक है, हेरिडिटी की आदत है। और कार्यकर्ता के रूप में बिना को टिकट मिला, इसलिए श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शीला दीक्षित जी, जयप्रकाश अग्रवाल और पूरा शकील अहमद जी, मैं सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद। तो महाबल मिश्रा की ये प्रतिक्रिया रही है, लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी ज़रूर उठता है कि क्या अगर आप ये कहते हैं कि वो 10 साल से लगातार पार्टी में रहा है, पार्टी के लिए काम करता रहा है, इतने भर से भरोसा कर लिया जाए, क्योंकि
ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि आप सीनियर लीडर हैं अगर किसी एक पार्टी विशेष के, तो आपके परिवार में शायद ही ऐसा, बहुत कम एग्जाम्पल है हालांकि, कि जो अन्य पार्टियों से भी ताल्लुक रखता हो या अन्य पार्टी के साथ वो आगे बढ़ता हो। तो ये तो स्वाभाविक तौर पर माना जाता है कि आप अगर किसी एक पार्टी विशेष के साथ जुड़े हैं तो आपके परिवार के सदस्य की पहचान, आपके परिवार के सदस्य के ताल्लुकात उस पार्टी विशेष के साथ होंगे। क्या इस आधार पर भी केवल टिकट दे देना चाहिए? क्या इस तर्क में दम है? इस डिबेट में आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेना होगा हमें, बहुत जल्द होगी वापसी। रसूख कद कद्दावर नेताओं की बात हमने की है अब तक, लेकिन जरा हम उन कार्यकर्ताओं को भी तक भी चलें, उन कार्यकर्ताओं को लेकर के भी चर्चा के दौर में आगे बढ़ें जो बहुत उम्मीद रखते हैं और किसी पार्टी के वो बड़े नाम से ताल्लुक नहीं रखते हैं, किसी पार्टी के बड़े घराने से, परिवार से, रियासत से ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन एक भरोसा होता है और निर्देश आदेश जो मिलता है अपने सीनियर लीडर्स की तरफ से उसको मानते हुए, उसको स्वीकार करते हुए, सिराखों पर लेते हुए लगातार काम करते रह जाते हैं। उनका क्या? हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार बने हुए हैं पैनल में। हरदीप जी, आप ही के पास आऊंगा। उन कार्यकर्ताओं का जिक्र कैसे हम आगे करें जब रियासत और घराना और परिवारवाद का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है? देखिए, हमारे कार्यकर्ता की तो आप मुकाबला कहीं से कर नहीं सकते, चाहे कांग्रेस है चाहे आम आदमी पार्टी। और एक आज मैं इस चीज़ को बोलते हुए बहुत हर्षित महसूस करता हूँ कि हमारा कार्यकर्ता है, हमारे कार्यकर्ता जो बागी के रूप में आज आए हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे आम आदमी पार्टी है, हमारे बागियों को, हमारे बागी कार्यकर्ताओं को टिकट देने में उन्हें कोई परहेज नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कार्यकर्ता है कितना हाईली वैल्यूड है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और अगर वो हाईली वैल्यूड बना है तो कैसे बना है? देखिए, सेल्फलेस सर्विस आज बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता सदा करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि टिकट एक्स को मिलती है, वाई को मिलती है या जी को मिलती है। आप एक चीज बताएं, टिकट मिली या ना मिली, आज एक हमें सिर्फ एग्जांपल दे दे, दिल्ली के अंदर कौन आदमी बागी उठ करके हमारा इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है? हाँ, हमारे बागियों को कांग्रेस टिकट दे दे या हमारे बागियों को आम आदमी पार्टी टिकट दे दे, तो मैं किसी का नाम लिए बिना आपका नुकसान नहीं है। आपको नहीं लगता है कि आपका नुकसान है? आपके लिए काम करता रहा जो कार्यकर्ता, देखिए, मैं हमारी किसी भी सूरत में किसी और तरफ चला जाए। नहीं मनोज जी, एक बात को समझने की, डायनेमिक्स को समझिए। बीजेपी लीडर बेस्ड पार्टी नहीं है, ये एक केडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। लीडर आए या लीडर ना आए, उससे हमारे कार्यकर्ताओं के मनोबल पे फर्क नहीं पड़ता। कार्यकर्ता लीडर बनाते हैं। वो कार्यकर्ता जो नाराज होता है वो ये रिएक्ट करता है कि लीडरशिप की वजह से ऐसा हुआ, उसका स्वाभाविक उसकी प्रतिक्रिया यही होती है कि पार्टी ने मेरी बात को, मेरी मेहनत को नहीं समझा, नहीं परखा। शायद अनिल जी कुछ कह रहे हैं आप? अगर नाराजगी होती तो निकल के सामने आती ना जी। हरदीप जी, आप हरदीप जी, आप एक बात भूल रहे हैं। आपकी पार्टी का लोकतंत्र का सिद्धांत है, लोकतंत्र कहता है कि प्राइम मिनिस्टर वो बनेगा जिसको सांसद चाहेंगे, मुख्यमंत्री वो बनेगा जिसे विधायक चाहेंगे। लेकिन आपकी पार्टी अभी चुनाव हुआ नहीं है, पहले ही पीएम घोषित कर दिया, पीएम इन वेटिंग। आपने मुख्यमंत्री को घोषित कर दिया पहले ही, हर्षवर्धन जी को। मैं पूछना चाहता हूं, कहां लोकतंत्र आपकी पार्टी के अंदर है? आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी पार्टी के अंदर हमारे में लीडरशिप बैटल नहीं है? आप अपने ही पार्टी, अपने स्टैंड को या मेरे स्टैंड को आप विंडिकेट कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? आपको खुद को नहीं पता। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी पार्टी का सीएम कैंडिडेट क्लियर है, पीएम कैंडिडेट क्लियर है, उस पर काफी माथापच्ची हुई है, माथापच्ची हुई, काफी उस पे डिले भी हुआ, लेकिन ठीक है। राजीव जी, मैं कम लफ्जों में कहना चाहूंगा कि देखिए, इनकी बीजेपी की पार्टी में जब मोदी जी का नाम पीएम डिक्लेयर हुआ तो अडवाणी जी कितने खफा थे ये सबको मालूम है। तो ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ इनकी पार्टी में इनर पार्टी डेमोक्रेसी चलती है। और ऐसे ही कांग्रेस में कितने लोग बागी हुए हैं, ये अभी आपको नज़र आएगा इलेक्शन के दौरान दिल्ली में कितने लोग बागी हो गए। बहरहाल हमारी पार्टी में, हमारे जो संविधान में ये बात स्पष्ट है कि एक परिवार के 2 सदस्य 2 पदों पे नहीं रह सकते। और मैं आपको मिसाल के तौर पर बता दूं कि हमारे यहाँ शांति भूषण जी जो एक बहुत वरिष्ठ वकील हैं, क्योंकि प्रशांत भूषण जी के पिता हैं इसलिए उन्हें कोई पद नहीं है। जी,
क्या इस आम तरह आदमी पार्टी क्या, उसका संविधान का क्या और उसका वर्चस्व क्या, आम आदमी पार्टी का एग्जाम्पल देकर के बेंचमार्क सेट करना। अब मैं ये तो नहीं जनता कहूंगा ने आज के दिन भेजा में है कोई- साहब, ये हम अपने आप तो आए नहीं, आप ही लोगों ने कहा अंदर आके नहीं, बात हमने करिए। तो आपको चिट्ठी आज हम देकर अंदर घर से आके नहीं आपसे बुलाया बात था, करेंगे। या जनता ने आपको चिट्ठी देकर के नहीं बुलाया था, आपकी महत्वाकांक्षा आपको यहाँ तक लेकर ये के आई जनता है। की आवाज है जो हमें यहाँ तक नहीं, लाई। ये आपको ये जनता की आप अभिव्यक्ति नालायक है हुए ये हैं। पार्टी। जी नहीं, आप अपनी महत्वाकांक्षा के कारण आज बैठे हो, यहाँ बैठे हैं। ये सिर्फ जनता के रोष की देखिए, अभिव्यक्ति जनता- है और आम ये आदमी जनता पार्टी- आपको बताएगी। आम आदमी पार्टी क्या डेमोक्रेटिक गले की सेटअप हड्डी बन यहाँ गई पर है? क्या आम चलता आदमी है। पार्टी एक ऐसी चुनौती बन गई है जिसे न छोड़ भी सकते हैं, न ही इसे स्वीकार करने के को लेकर के बहुत कुछ हम खुल के कह पाते हैं? क्या इस स्थिति में है हरदीप जी? मनोज आम जी, आदमी ये पार्टी perception- इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया इस बार तो। ये मनोज जी परसेप्शन उठ कर रही है, मैं तो ये समझ में नहीं आ रही। हाँ। तमाम पार्टियों के बागी इकट्ठा करके एक जमात को खड़ा कर देना और खुले दिल से उनमें टिकटें और पैसे बांट देना, क्या यही आज के दिन में मैं कहूंगा डेमोक्रेसी रह गई है? गलत। आपका हम लोग कोई असत्य प्लान पे हो, न जाएं। कोई आपका हम लोग सिर्फ आइडियोलॉजी हो, कोई सत्य की आपका बात करें। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो, मेरे को तो बताएं। इलेक्शन से 8 महीने पहले आपकी पार्टी क्रिएट होती है, फॉर्म होती है। विपक्ष का धर्म बीजेपी निभा नहीं पाई, विपक्ष का धर्म आप निभा नहीं पाए, आप हमसे पूछ ही नहीं सकते। अच्छा चलिए, विपक्ष का जिक्र भी कर दिया अनिल जी। विपक्ष के तौर पर आपको लगता है कि इस चुनाव में आपको चुनौती बीजेपी से ज्यादा मिल रही है या आप पार्टी की तरफ से ज्यादा चुनौती मिल रही है? देखिए, हमारी मुख्यमंत्री का पिछला जो कार्यकाल रहा है वो सराहनीय रहा है। ये न केवल कांग्रेस जन, मैं समझता हूँ कि दिल्ली का आम आदमी इस बात को समझता है कि शीला जी ने, चाहे वो फ्लाईओवर्स हो, चाहे हॉस्पिटलिटी हो, चाहे स्कूल्स का हो, चाहे जहाँ भी आप देखें, चारों ओर दिल्ली का चहुमुखी विकास दिखाई देता है। 80 और स्कूल बंद उसके किए, बल स्कूलों की करते हैं। उसके बल पर मैं बताना चाहता हूँ हरदीप जी, उसके बल पर हमें पूर्ण विश्वास है चौथी बार हमारी सरकार अवश्य आप बनेगी अपना और विश्वास मुख्यमंत्री बनाए शीला रखें। दीक्षित जी विश्वास बनेंगी। रखना कोई और जहां तक विश्वास आप रखना पार्टी कोई बुरी बात जहां नहीं है तक जी। आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम इनको कतई चुनौती नहीं मानते। अगर हमारे सामने कोई चुनौती है तो वो हमारा विकास है। जो विकास हम समझते हैं कि अधूरा रह गया है, वो आने वाले समय में दिल्ली की जनता देखेगी। देखिए, शीला जी दीक्षित लेकिन- जी लेकिन चाहते अनिल जी, हैं अनिल जी, कि आप हरदीप हमें जी, एक कोई मिनट- चुनौती माने। एक मिनट आपको हरदीप जी। हमारी चुनौती तो 8 तारीख को नजर आई जाएगी। एक मिनट, मैं अनिल जी से एक सवाल करना चाह रहा था, क्योंकि रियासत पर हम आगे बढ़े हैं, हम परिवारवाद पर आगे बढ़े हैं। देखिए अनिल जी, शीला दीक्षित ने नॉमिनेशन फाइल करने के तुरंत बाद ये रिएक्ट किया था अपनी बातों को रखते हुए कि हम जीत हासिल करेंगे और सत्ता में फिर से वापसी करेंगे, बहुत सारी बातें। एक बात ये भी मैंने सुनी कि महिलाओं की भागीदारी जिस तरीके से होनी चाहिए, हाँ, वो इस बार नहीं हो पाई, वो चुनौती है, हम मानते हैं गंभीर। तो क्या आपको लगता है कि अगर ये स्थिति परिवारवाद या परिचय या रसूख ये कम हावी नहीं रहता तो शायद कुछ महिलाओं की संख्या और बढ़ जाती और शीला दीक्षित का रिएक्शन कुछ और बेहतर होता? देखिए, मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर केवल 70 विधानसभा की टिकटें हैं और उन्हीं में से ही, उन्हीं टिकटों में ही कार्यकर्ताओं को सबको सम्मान भी देना है, उनको जिम्मेदारी सौंपनी है। आज यदि देखें आप तो महिलाओं को भी अमृता धवन जी हैं, रागिनी जी हैं, तमाम जो नए हमारे उन्होंने कहा कि युवा हम ज्यादा संख्या नहीं बढ़ा पाए, लेकिन क्या करें, सारी बातों को देखना पड़ता है, सबकी सहमति बनानी पड़ती है। तो कारण तो यही होंगे ना, सब लोग पहुंच रहे थे कि हमें भी टिकट मिल जाए, हमारे भी बच्चों को टिकट मिल जाए, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को भी टिकट मिल जाए। तो मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो टिकट वितरण हुआ है उसके अंदर महिलाओं का 2 नवयुवक बिल्कुल महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, रागिनी जी और अमृता धवन जी, इनको टिकट दिया गया है महिलाओं में। हमारे नौजवानों को दिया गया है, हमारे पूर्वांचल, उत्तरांचल, हर व्यक्ति को कांग्रेस ने टिकट दिया, मुस्लिम्स को, माइनॉरिटी को, सिख्स को, तमाम जो हर चीज़ का ध्यान इसमें रखकर टिकट दिया गया है। और जहाँ तक वंशवाद का सवाल है, मैं समझता हूँ दिल्ली के अंदर तो हमें बिल्कुल भी किसी किस्म का वंशवाद यहाँ नहीं दिखाई देता। जो भी कार्यकर्ता, चाहे वो जगप्रवेश जी हैं, जगप्रवेश जी भी महासचिव हमारे जिलाध्यक्ष हैं और कांग्रेस की पिछले 3 वर्षों से वो जिलाध्यक्ष हैं, वो सेवा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ता हैं, उनके फादर हैं, उनके साथ उन्होंने काम किया है, सदा उन्होंने संघर्ष किया है, कांग्रेस के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है, रैलियों को सफल बनाया है। बात यही है कि जो बैकग्राउंडर है वो आपको इस ओर लेकर आता है, जहां ये सवाल इसीलिए उठ जाता है कि आखिरकार व्यक्तिगत तौर पर आपने कितने लोगों को अपने पार्टी में जीत सुनिश्चित करने का दावेदार, हकदार, विश्वसनीय माना है। राजीव जी, क्या ये माने कि आपकी पार्टी में तमाम स्थितियों को आदर्श तरीके से रखने की कोशिश की गई है? जी, सबसे पहले मैं आपको तरीका बताना चाहूँगा जिस तरीके से हमारे यहाँ टिकट दिए जाते हैं। हमारे जो वॉलंटियर्स जिस इलाके के होते हैं
वो 5 नाम जो वॉलंटियर्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर 5 नाम, वो 5 नाम पार्टी को दिए जाते हैं। पर ये नॉमिनेशंस वॉलंटियर करते हैं। हमारे यहाँ केजरीवाल जी ये काम नहीं करते, ये काम सिर्फ वॉलंटियर्स करते हैं। इन 5 नामों में से फिर उनकी स्क्रीनिंग होती है। नहीं, लेकिन आप में भी अगर आप इस तरह की बात करते हैं वो ठीक है, लेकिन रसूख आपके यहाँ भी है। शाजिया इल्मी हो, देशराज हो, राजा और अन्य लोग देखिए, शाजिया इल्मी हमारी बहुत पुरानी और शुरुआत से जो 2 साल हमारे हुए हैं, उस 2 साल गुजरे में ये पूरे समय पार्टी के साथ और शीर्ष स्थान पे रही हैं। तो इनको ये कहना गलत होगा कि ये कोई रसूख वाली हैं या कुछ है। ये शुरू से ही हमारे आंदोलन से जुड़ी रही। चलिए, हम चूंकि कार्यक्रम से दूसरी तरफ बढ़ना नहीं चाहते हैं, पर मैं आपका, इसलिए मैंने कहा कि चूंकि वहां पूंजी वाली बात आ जाएगी, पूंजीवाद वाली बात आ जाएगी, वो आज मुद्दा नहीं है। पर ये बात जरूर है कि हमारे यहाँ वॉलंटियर्स ही नाम भेजते हैं। उन 5 नामों में से एक नाम फाइनली चुना जाएगा, उसकी स्क्रीनिंग होगी उसके छवि और उसके कार्य के अनुसार, और तब जो है कई 3-4 लेवल से गुजरने के बाद एक नाम फाइनल किया जाता है। तो हमारे यहाँ तो वंशवाद और परिवारवाद का कोई स्थान नहीं है, तो और रसूख का भी हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं। ठीक है हरदीप जी, एक रिएक्शन आपसे भी चाहूंगा। क्या आपको लगता है कि इस बार जो आप चुनाव में जा रहे हैं, स्थितियां तमाम तरीके से आदर्श हैं? बीजेपी को लेकर के जी, बीजेपी की कंटेक्स्ट में बात करूं ना जी मैं, हाँ, कि टोटल बात करूं। हाँ, नहीं, पार्टी में दिल्ली बीजेपी के लिए बात। हाँ, बीजेपी के कंटेक्स्ट में मैं रुपए में से 16.25 आने बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं कि चीजें बिल्कुल हमारी डायरेक्शन और हमारी ओरिएंटेशन बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए, कांग्रेस की मैं एक बात करूंगा, कांग्रेस के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के जो सपुत्र हैं श्री संदीप दीक्षित, 2003 से पहले उनका क्या अस्तित्व था, सिवाय इसके कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ पार्टनरशिप में एक एनजीओ चलाते थे। उससे पहले क्या अस्तित्व था? एकदम से उनको, जैसे मैं दोबारा बोलूंगा, पैराशूट करके इस दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका अस्तित्व क्रिएट कर दिया गया। दिल्ली की ना उन्होंने कभी शक्ल देखी, सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पार्टनर थे, वही उनका एक यूएसपी था। आप हमारे साथ मुकाबला मत कीजिए। मेरा आज के दिन में मैं चैलेंज देकर के चल सकता हूं, 1 रुपए का भाजपा का कोई बागी आपको ना नजर आएगा, ना आप फील कर पाएंगे। और जो कोई बागी हैं वो तो एक मिनट से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले उठा करके ले जाते हैं। तो मैं तो टोटली सेटिस्फाइड हूं। पैराशूट तो आपने छोड़ा नहीं, पैराशूट किए जाने का जो आज आपने जो फंडा लिया था उससे आप बिल्कुल हटे नहीं हैं, और बार बार ये आरोप है। और दूसरी तरफ अनिल जी देखिए, कांग्रेस की तरफ से मुस्कुराते रहे हैं। उनके तो मुख्यमंत्री के पुत्र भी पैराशूट हुए, तो वो क्या डिफेंड करेंगे? हरदीप जी, संदीप जी के बारे में आप नहीं जानते, मैं बहुत भली जानता हूं। और राजीव जी बड़े गंभीरता से चुपचाप, बहुत बड़े समाज सेवक हैं, स्थितियों पर नजर बने हुए हैं। और वही तो मैं कह रहा हूं, समाज सेवा में दोनों अपनी समय कम पड़ गया है। शिक्षा के दौरान से ही बहुत खूबसूरत और बहुत बहुत अच्छे तौर पर आगे बढ़ा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हरदीप जी, अनिल जी, राजीव जी, बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस डिबेट में शामिल रहने के लिए। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। तमाम दर्शक भी हमारे साथ जुड़े रहे, और तमाम दिल्ली की आवाम, राजस्थान की आवाम अपने तरीके से तय करेगी कि वो किस आधार पर इस बार वोट करने जा रही है, किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनने जा रही है। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। होगी फिर मुलाकात राज संग्राम में।